हेलो एंड वेलकम। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल नंबर 23 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो प्रोहिबिशन ट्रैफिकिंग का, ह्यूमन बीइंग्स का और फोर्स्ड लेबर के बारे में जो है ये आर्टिकल बात करता है। सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 क्लोज 1। इसमें आ गया हमारे पास ट्रैफिक जो है ह्यूमन बीइंग्स में, वो ट्रैफिकिंग जो है ह्यूमन बीइंग्स की वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बेगार जो कि फोर्स्ड लेबर होता है बिना पेमेंट के, और इसके सारे सिमिलर फॉर्म्स जो हैं फोर्स्ड लेबर के वो बैन किए गए हैं। कोई भी वॉयलेशन एक पनिशेबल ऑफेंस होगा लॉ के अंडर। एक्सेप्शन क्या है इसमें? कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस, आर्टिकल 23 क्लोज 2। तो एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे कि स्टेट इम्पोज कर सकता है कंपल्सरी सर्विस पब्लिक पर्पसेस की। ऐसा इम्पोज करने के टाइम पे ये सर्विसेज स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ग्राउंड्स पे, जैसे कि आ गया हमारे पास रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। कोर प्रिंसिपल आ गया हमारे पास आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को एक्सप्लॉयटेशन से और इनह्यूमन प्रैक्टिसेस से, जबकि अलाउ करता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कंपल्सरी पब्लिक सर्विस इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है इस स्लाइड में हमारे पास, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है हमारे पास, इसका टाइटल है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसका मतलब क्या है? इसमें बोला गया है यहाँ पे जो ट्रैफिकिंग है ह्यूमन बीइंग्स की वो जो है प्रोहिबिटेड है। फिर आ गया इसमें बेगार जो टर्म है हमारे पास, जिसका मतलब है फोर्स्ड लेबर बिना किसी पेमेंट के, और इसके सारे जो फेमिलियर जो और भी सिमिलर फोर्स्ड लेबर हैं वो बैंड हैं, और इनका अगर कोई भी वॉयलेशन हुआ तो ये पनिशेबल होगा ऑफेंस लॉ के अंडर। एक्सेप्शन क्या है इसमें? इनकी एक्सेप्शन क्या है कि कब ये ऐसा किया जा सकता है? इसमें आ गया स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकती है कंपल्सरी सर्विस पब्लिक पर्पस के लिए, और इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, इन 4 ग्राउंड्स पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा है। इसमें आ गया आर्टिकल 23 हमारे पास, जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ट्रैफिकिंग का ह्यूमन बीइंग्स में और फोर्स्ड लेबर। इसमें बोला गया है कि प्रोहिबिशन होगा ट्रैफिकिंग का ह्यूमन बीइंग्स में। बेगार जो है हमारे पास दैट इज फोर्स्ड लेबर बिना पेमेंट के, या फिर किसी भी तरीके का फोर्स्ड लेबर बैन किया जाएगा। अगर इनको किसी ने वॉयलेट किया तो यहाँ पे पनिशेबल होगा ऑफेंस। एक्सेप्शन क्या है? जब स्टेट जो है कंपल्सरी सर्विस करवाती है पब्लिक पर्पस के लिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास पे। ये आ गया हमारे पास इतना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास केस लॉ, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने सजेस्ट किया था कि केस लॉज ऐड कीजिए आर्टिकल्स के साथ। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं, तो अभी हमारी जितनी भी स्लाइड्स होंगी हम उसमें आगे के आर्टिकल्स होंगे उसमें केस लॉज आएंगे, और जो पिछले आर्टिकल्स हैं अगर आप PDF आपने ऑर्डर करी है तो मैं केस लॉज पिछले आर्टिकल्स के भी ऐड करने के बाद PDF कंपाइल करके आपको सेंड करूँगी। इसमें आ गया हमारे पास पहला केस लॉ, दैट इज पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट। इसको एशियाड केस भी बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था आर्टिकल 23 इंटेंड किया जाता है कि ये अबॉलिश करेगा हर एक फॉर्म के फोर्स्ड लेबर को, इवन इफ वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। कोर्ट ने इंसिस्ट किया था हर एक फॉर्म जो है फोर्स्ड लेबर का वो विद इन इनहिबिशन है आर्टिकल 23 का। ये कोई डिफरेंस नहीं होता है वेदर पर्सन जिसको फोर्स किया गया है लेबर देने के लिए, सर्विस देने के लिए दूसरे को, उसको रिम्यूनरेट किया गया है या नहीं किया गया है। फिर आ गया इवन इफ रिम्यूनरेशन इज पेड, अगर रिम्यूनरेट या पैसे भी दिए गए हैं तो लेबर सप्लाई किया गया है पर्सन के द्वारा वो हिट करेगा आर्टिकल 23 का। अगर सप्लाई किया गया है
अगेंस्ट जो विल है लेबर की, देयरफॉर एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स या कंपल्शन से जो अगर करवाया गया है। कोर्ट जो बोलता है फोर्स यहाँ पे कंस्ट्रू किया जा सकता है कि वो इंक्लूड करेगा ना कि फिजिकल या फिर लीगल फोर्स, लेकिन ऑल्सो फोर्स जो अराइज होता है कंपल्शन से, जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है, मतलब किसी की गरीबी का फ़ायदा उठा के अगर आपने उसको वेजेस कम दिए हैं या फिर रिम्यूनरेशन नहीं पे किया है तो वो भी माना जाएगा फोर्स हमारे पास। देयरफॉर अ पर्सन जो प्रोवाइड करता है लेबर या सर्विस दूसरे को लेस देन मिनिमम वेज, वो अमाउंट करेगा फोर्स्ड लेबर में। फिर आ गया केस लो हमारे पास दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि लेबर जो लिया जाता है प्रिजनर्स से बिना पे करे उनको प्रॉपर रिम्यूनरेशन, वो वॉयलेटिव होगा आर्टिकल 23 का। फिर आ गया बंधुआ मूर्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया बॉन्डेड लेबर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आर्टिकल 23 के अंडर। कोर्ट ने हेल्ड किया बॉन्डेड लेबर जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और रिलीज किया जाना चाहिए फ्रॉम द शेकल्स जो है बॉन्डेज के, सो दैट वो असिमिलेट कर सके खुद को मेन स्ट्रीम सिविलाइज्ड सोसाइटी में। तो इसमें हमने जो है 3 केस लॉज किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला केस लॉ जो कि है हमारे पास पीपल्स यूनियन डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसको हम एशियाड केस भी बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है हमारे पास कि आर्टिकल 23 जो है वो इंटेंड करता है कि यहाँ पे अबॉलिश किया जाए किसी भी प्रकार का फोर्स्ड लेबर इवन इफ वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी है तब भी जो है फोर्स्ड लेबर नहीं होगा। कोर्ट ने इंसिस्ट किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पर्सन जो सर्विस दे रहा है उसको रिम्यूनरेट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। इसमें बोला गया है कि इवन इफ रिम्यूनरेशन पेड है, लेकिन जो वो सर्विस की है उसने या फिर जो लेबर प्रोवाइड किया है वो अगेंस्ट उसकी विल है, अगेंस्ट उस पर्सन के विल है लेबर की, एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स और कंपल्शन, कि किसी भी तरीके का फोर्स और कंपल्शन किया है, उसकी विल के अगेंस्ट उससे काम लिया है, तब भी जो है यहाँ पे वो माना जाएगा कि वहाँ पे उससे फोर्स्ड लेबर करवाया गया है। इसमें कोर्ट ने जो है फोर्स टर्म जो है हमारे पास, जो टर्म फोर्स है उसको कंस्ट्रू किया गया है कि ये सिर्फ फिजिकल या फिर लीगल फोर्स नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कंपल्शन करवाई गई है इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की वजह से, मतलब जैसे कि किसी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है या कोई पुअर बैकग्राउंड से आता है, उस चीज़ का भी अगर फ़ायदा उठाया गया है वो भी फोर्स जो टर्म है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। देयरफॉर कोई भी पर्सन जो प्रोवाइड करता है लेबर या फिर सर्विस किसी दूसरे पर्सन को जो लेस होगा देन मिनिमम वेज, वो अमाउंट करेगा फोर्स लेबर को। तो ये जो है हमारे पास PU DR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हेल्ड किया गया है। दूसरा है हमारे पास दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो लेबर लिया जाता है प्रिजनर्स से, जो जेल में बंदे होते हैं उनसे, अगर प्रिजनर्स होते हैं उनसे लेबर लिया गया है बिना प्रॉपर रिम्यूनरेशन दिए, बिना प्रॉपर रिम्यूनरेशन के, वो यहाँ पे वॉयलेटिव होगा आर्टिकल 23 का। इसमें आ गया हमारे पास बंधुआ मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। इसमें क्या हेल्ड किया गया है? इसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो बॉन्डेड लेबर होंगे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे आर्टिकल 23 के। बॉन्डेड जो लेबर होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको जो है रिलीज किया जाएगा जो शैकल्स हैं बॉन्डेज के, सो दैट वो असिमिलेट करें उनको जो मेन स्ट्रीम सिविलाइज्ड लाइफ है उसमें। इसमें आ गया हमारे पास 3 केस लॉज किए हैं हमने, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपके जो कीवर्ड्स हैं उनसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
सबसे पहले आ गया इसमें हमारे पास PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 एशियाड केस भी बोलते हैं। आर्टिकल 23 अबॉलिश करता है फोर्स्ड लेबर को इवन इफ वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। रेम्यूनरेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है ये कोई डिफरेंस ऐड नहीं करता है। अगर रेम्यूनरेशन पे किया गया है लेकिन लेबर उसकी अगेंस्ट विल हुआ है या फोर्स या कंपल्शन से हुआ है तो यहाँ पे फोर्स्ड लेबर माना जाएगा। फोर्स जो टर्म है इसमें हमारे पास इसमें आ गया वो सिर्फ फिजिकल या लीगल नहीं होगी, ये कंपल्शन जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस की वजह से है वो भी फोर्स लेबर माना जाएगा। इसमें आ गया हमारे पास उसके बाद की पर्सन जो प्रोवाइड करता है लेबर या सर्विस अगर वो लेस देन मिनिमम वेज है तो यहाँ पे फोर्स्ड लेबर माना जाएगा। सेकेंड आ गया हमारे पास दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। अगर लेबर लिया है प्रिजनर से बिना प्रॉपर रिम्यूनरेशन के वो वॉयलेटिव होगा आर्टिकल 23 के। फिर आ गया हमारे पास बंधुआ मूलती मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। इसमें बॉन्डेड लेबर जो होते हैं उनको वॉयलेटिव माना गया है आर्टिकल 23 का। इसमें बोला गया है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको रिलीज किया जाएगा इस शेकल्स ऑफ बॉन्डेज से, उसको मेन स्ट्रीम सिविलाइज सोसाइटी में जो है रखा जाने के लिए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जो है बच्चों का फैक्ट्रीज जैसी जगह पे प्रोहिबिट किया जाएगा। आर्टिकल 24 इसकी बात करता है। बैन ऑन चाइल्ड लेबर इन हजार्डियस वर्क, इसमें बोला गया है कि कोई भी चाइल्ड जो बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज है वो नहीं करेगा एम्प्लॉयड फैक्ट्रीज में, एम्प्लॉयड माइंस में, इंगेज्ड किसी भी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में। सेकेंड आ गया हमारे पास नेचर ऑफ द राइट, ये एक फंडामेंटल राइट है जो अवेलेबल है हर एक चिल्ड्रन को बिना किसी एक्सेप्शन के। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट किया जाएगा चिल्ड्रन को, हेल्थ, सेफ्टी, डिग्निटी और उनका डेवलपमेंट। कोर प्रिंसिपल क्या है, आर्टिकल 24 इंश्योर करेगा कि चाइल्डहुड प्रोटेक्ट किया जाए एक्सप्लॉयटेशन से, स्पेशली डेंजरस और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल 24 बात करता है। आर्टिकल 24 किस चीज़ की बात करता है, ये बात करता है प्रोहिबिशन की, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले ये बैन किस पे है कि फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते, ये उन बच्चों पे है जो 14 साल से नीचे हैं, चाइल्ड जो बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज हैं। कहाँ इनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, इनका एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज में, माइंस में या फिर कोई दूसरी हजार्डियस जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे जो है नहीं हो सकता है। नेचर आ गया हमारे पास, ये एक फंडामेंटल राइट है, इसमें प्रोटेक्ट करने के लिए जो चिल्ड्रंस की हेल्थ है, सेफ्टी है, डिग्निटी है और डेवलपमेंट है। बेसिकली यहाँ पे चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन की फैक्ट्रीज में एट्सेट्रा। बैन किस पे है, चाइल्ड जो बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज है, एज आप याद रखेंगे, फैक्ट्रीज में, माइंस में, दूसरे हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में। फंडामेंटल राइट है चिल्ड्रन की हेल्थ, सेफ्टी, डिग्निटी और डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोर क्या प्रिंसिपल क्या है कि प्रोटेक्ट करना है चाइल्डहुड को अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एज ग्रुप याद रखेंगे, उसके बाद आर्टिकल नंबर याद रखेंगे आप, आर्टिकल 24 है, उसके बाद कहाँ कहाँ पे अलाउड नहीं है एम्प्लॉयमेंट वो याद रखेंगे। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कंस्ट्रक्शन वर्क एक डेंजरस वर्क है और एम्प्लॉयमेंट जो है चिल्ड्रन का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे वो अमाउंट करेगा वायलेशन आर्टिकल 24 की। फिर आ गया केस लॉ हमारे पास MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है जो चिल्ड्रन बिलो है 14 ईयर्स ऑफ एज के वो एम्प्लॉय नहीं किए जा सकते हैं हजार्डियस इंडस्ट्री में, माइंस में या दूसरे वर्क में। कोर्ट ने ले डाउन की है गाइडलाइंस प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स चिल्ड्रन का।
ये कोर्ट एम्फसाइज करता है कि एम्प्लॉयर्स कंप्लाई करेंगे जो प्रोविजंस हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट 1986 के उनसे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास दो केस लॉज। पहला आ गया हमारे पास पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उसको माना गया है कि वो एक डेंजरस वर्क है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है चिल्ड्रन की वो वॉयलेशन है, नहीं की जानी चाहिए। ये यहाँ पे वॉयलेशन है हमारी आर्टिकल 24 की। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है कि जो चिल्ड्रन है हमारे पास बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज वो एम्प्लॉय नहीं किए जा सकते हैं हजार्डियस इंडस्ट्री में, मतलब जो हजार्डियस हैं या खतरनाक हैं, हानिकारक हैं, हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ में, माइंस में या फिर दूसरे वर्क्स में। ये जो हमारे पास कोर्ट है ये गाइडलाइन जो है देता है प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन जो राइट्स हैं चिल्ड्रन के। यहाँ पे बोला गया है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कंप्लाई करेंगे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है 1986 का उससे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सेकंड MC मेहता वाले केस में 3 चीज़ें हेल्ड की गई हैं। एक बार ही हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारे पास पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। कंस्ट्रक्शन वर्क को डेंजरस वर्क माना गया है, एम्प्लॉयमेंट नहीं की जानी चाहिए चिल्ड्रन की, वो वॉयलेशन होगा आर्टिकल 24 का। फिर आ गया MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 सुप्रीम कोर्ट। चाइल्ड जो हैं वो 14 साल से जो नीचे हैं वो हजार्डियस इंडस्ट्री में नहीं एम्प्लॉय किए जा सकते हैं, माइंस में या दूसरे ऐसे किसी वर्क में नहीं एम्प्लॉय किए जा सकते। गाइडलाइन देगा यहाँ पे गाइडलाइन दी है यहाँ पे कोर्ट ने प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन राइट्स जो हैं चिल्ड्रन के। यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को बोला गया है कि वो कंप्लाई करेंगे जो प्रोविजंस हैं चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 से। तो इसमें जो भी हमारे पास गाइडलाइंस प्रोविजंस दी गई हैं वो कंप्लाइड विद होनी चाहिए एम्प्लॉयर्स के द्वारा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 25 जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन की फ्रीडम दी जाएगी कंसाइज की, प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की और प्रोपगेट करने की एक रिलीजन को। इसमें पहला आ गया हमारे पास फ्रीडम ऑफ कंसाइज और रिलीजन आर्टिकल 25 क्लोज 1। हर एक पर्सन वो इक्वली एंटाइटल्ड है फ्रीडम ऑफ कंसाइज से, राइट जो है प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपगेट करने का रिलीजन को। फ्रीडम जो है वो सब्जेक्ट टू होगा पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ या दूसरे प्रोविजंस जो हैं फंडामेंटल राइट्स के। फिर आ गया हमारे पास स्टेट्स की जो पावर है रेगुलेट करने की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, आर्टिकल 25 क्लोज 2। स्टेट जो है वो लॉज बनाएगा रेगुलेट करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सेक्युलर एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या दूसरी जो एसोसिएटेड है रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। प्रोवाइड करेगा सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म इंक्लूडिंग ओपनिंग जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं एक पब्लिक कैरेक्टर के हर एक क्लास के लिए और सेक्शंस के लिए हिंदूज की। इसमें क्या आ गया हमारे पास इस स्लाइड में, सबसे पहले आ गया है हमारे पास, हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल 25। ये हमारे पास बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज और फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इसमें सबसे पहले आ गया हमारे पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन। हर एक पर्सन जो है, ऑल पर्सन्स, ध्यान रखिए यहाँ पे सिटीजन्स नहीं लिखा गया है, तो आपका कोई बाहर से फॉरेन पर्सन भी आता है ये उस पर भी अप्लाई होगा, इक्वली एंटाइटल्ड है फ्रीडम ऑफ कंसाइज की, प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की, प्रोपगेट करने की किसी एक रिलीजन को। ये सब्जेक्ट टू होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है हमारे पास 3, 4। इसमें आ गया हमारे पास पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी,
हेल्थ, फिर आ गया कोई और प्रोविजन है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का। सेकंड आ गया यहाँ पे स्टेट की पावर क्या है रेगुलेट करने की रिलीजियस प्रैक्टिस को। स्टेट की पावर क्या है रेगुलेट करने की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। इसमें आ गया हमारे पास स्टेट जो है वो लॉज बनाएगी रेगुलेट करने के लिए या फिर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई भी सेक्युलर एक्टिविटीज़, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या दूसरी जो एसोसिएटेड है रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ गया, ये प्रोवाइड करती है सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए, जो कि इंक्लूड करता है, पहला आ गया हमारे पास हिंदू, ओपन करना हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो एक पब्लिक कैरेक्टर का है हर एक क्लास के लिए और सेक्शंस के लिए, हिंदूज के लिए। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, इसमें हम आगे पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे पहले आ गया आर्टिकल 25, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज, और आ गया हमारे पास और फ्रीडम जो है प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की, प्रोपगेट करने की रिलीजन को। सबसे पहला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड रिलीजन। हर एक पर्सन, मतलब कि यहाँ पे सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स दोनों इंक्लूडेड हैं, उनके पास फ्रीडम है कंसाइज की और प्रैक्टिस करने की, प्रोफेस करने की और प्रोपगेट करने की रिलीजन को। एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, कोई और प्रोविजन फंडामेंटल राइट का। फिर आ गया स्टेट की पावर रेगुलेट करने की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। इसमें आ गया हमारे पास स्टेट लॉज बनाती है रेगुलेट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सेक्युलर एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल जो एसोसिएटेड है रिलीजियस प्रैक्टिस से। इसमें आ गया हमारे पास प्रोवाइड करती है सोशल वेलफेयर या रिफॉर्म जो इंक्लूड करता है ओपन करना हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पब्लिक कैरेक्टर के हर एक क्लासेस या सेक्शन ऑफ हिंदूज़ के लिए। जैसे आप कोई भी मंदिर बना देते हैं, जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो स्टेट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है रिफॉर्म या फिर सोशल वेलफेयर कि वो जो इंस्टीट्यूशन बना है वो पब्लिक कैरेक्टर का है और हर एक क्लासेस और सेक्शंस के लिए है हिंदूज़ की। फिर आ गया हमारे पास स्पेशल एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन 1 आ गया वियरिंग और कैरिंग ऑफ किरपान्स, जो पहनते हैं या कैरी करते हैं किरपान, वो कंसिडर किया जाता है पार्ट जो है प्रोफेशन का सिख रिलीजन का। फिर आ गया एक्सप्लेनेशन 2, जो टर्म है हिंदूज वो इंक्लूड करती है सिख्स, जैन और बुद्धिस्ट को भी। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंटरप्रेट किए जाएंगे अकॉर्डिंगली। कोर प्रिंसिपल आ गया हमारे पास आर्टिकल 25 गारंटी करता है रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी, जबकि अलाउ करता है स्टेट को रेगुलेट करने के लिए सेक्युलर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन और परफॉर्म करने के लिए सोशल रिफॉर्म। केस लॉ आ गया हमारे पास इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो ऑफर है प्रेयर का या फिर वर्शिप का वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन ऑफर करना हर एक लोकेशन पे जहाँ पे ऐसी प्रेयर्स ऑफर करना असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। देयरफॉर आर्टिकल 25 क्लोज 1 एक्सटेंड करता है इवन टू राइट्स एंड सेरेमनीज जो एसोसिएटेड है रिलीजन से। यहाँ पे ऑफरिंग प्रेयर जनरली नमाज जो है उनके लिए बोला गया था कि हर एक प्लेस पे लोकेशन पे आप नहीं ऑफर कर सकते हैं, जो प्रॉपर आपके रिलीजियस प्रैक्टिस वाली जगह है वहाँ पे कर सकते हैं। फिर आ गया केस लॉ हमारे पास दूसरा, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पल ऑफ इंडिया वर्सेस KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन 2000 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कोई भी पर्सन अलाउड नहीं होगा क्रिएट करने के लिए कोई भी नॉइज पोल्यूशन या डिस्टर्ब करने के लिए पीस दूसरे लोगों की एक्सरसाइज करते हुए अपनी रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस प्रेयर थ्रू लाउड स्पीकर्स वो असेंशियल एलिमेंट नहीं है किसी भी रिलीजन का। तो इसमें आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो एक्सप्लेनेशंस की बात करता है। पहला एक्सप्लेनेशन है इसमें हमारे पास जो कि किरपान्स की बात करता है कि किरपान को पहनना या फिर कैरी करना वो हमारे पास प्रोफेस कर रहे हैं सिख रिलीजन को, तो ये अलाउड होगा। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास कि यहाँ पे हिंदू जो टर्म है वो इंक्लूड करेगी सिख, जैन और बुद्धिस्ट को। तीसरा पॉइंट आ गया हिंदू जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो इंटरप्रेट किए जाएंगे अकॉर्डिंगली, मतलब कि जैन और बुद्धिस्ट के जो मंदिर हैं वो भी हिंदू इंस्टीट्यूशंस में ही इंक्लूड किए जाएंगे।
कोर प्रिंसिपल क्या है? रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी देना, ये हमारे पास जो है कोर प्रिंसिपल है। केस लॉ आ गया, इसमें सबसे पहले हमारे पास इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि यहाँ पे ऑफर करना प्रेयर वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन ऑफर करना किसी भी लोकेशन पे या हर एक लोकेशन पे जहाँ पे ये प्रेयर जो है असेंशियल नहीं है ऑफर करना, वो कोई जो है रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे पास आर्टिकल 25 क्लोज 1 है वो एक्सटेंड करता है जो राइट्स एंड सेरेमनीज जो हैं जो एसोसिएटेड हैं रिलीजन से, तो ये जो है यहाँ इनकी राइट्स और सेरेमनीज तक भी जो है आर्टिकल 25 क्लोज 1 एक्सटेंड करता है। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल ऑफ इंडिया वर्सेस KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन 2000 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता है नॉइज पोल्यूशन या फिर डिस्टर्ब नहीं करता है जो पीस है दूसरे लोगों की अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस करते हुए। तो रिलीजियस जो प्रेयर्स हैं थ्रू लाउड स्पीकर्स वो जो है असेंशियल एलिमेंट जो है वो नहीं है किसी भी रिलीजन का। तो इस स्लाइड में हमने क्या बात की है? सबसे पहले हमने एक्सप्लेनेशंस बताया है। पहला है किरपान्स, हमारे पास प्रोफेस करना सिख रिलीजन को, किरपान्स उनका वियर करना या कैरी करना वो सिख रिलीजन का पार्ट है। हिंदू जो टर्म है वो इंक्लूड करती है सिख, जैन, बुद्धिस्ट को। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंटरप्रेट किए जाएंगे अकॉर्डिंगली, मतलब इन तीनों की जगह को माना जाएगा हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। केस लॉ आ गए हमारे पास इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट। ऑफर करना प्रेयर एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन हर एक लोकेशन पे इसको ऑफर करना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। देयरफॉर आर्टिकल 25 क्लोज 1 जो है एक्सटेंड करता है राइट्स एंड सेरेमनीज जो है रिलीजन की एसोसिएटेड जो है रिलीजन से, वो उन पे भी जो है एक्सटेंड करता है। सेकेंड आ गया हमारे पास चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल ऑफ इंडिया वर्सेस KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन 2000 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया है कि रिलीजियस जो कोई भी पर्सन अलाउड नहीं है कि वो किसी भी तरीके का नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करेगा या डिस्टर्ब करे पीस जो है दूसरे लोगों की, एक्सरसाइज करते हुए अपनी रिलीजियस फ्रीडम। जो भी रिलीजियस प्रेयर है लाउड स्पीकर के थ्रू वो कोई भी असेंशियल एलिमेंट नहीं है रिलीजन का। फिर आ गया नेक्स्ट केस लॉ हमारे पास, दैट इज रेव स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है प्रोपगेट करने के लिए आर्टिकल 25 क्लोज 1 को। इसका ये मतलब नहीं है कि राइट है कन्वर्ट करने का दूसरे पर्सन को किसी अपने रिलीजन में। देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन है ये कन्फर नहीं करता है फंडामेंटल राइट कन्वर्ट करने के लिए पर्सन को दूसरे रिलीजन में, मतलब किसी एक दूसरे रिलीजन के पर्सन को अपने रिलीजन में। पर्सन मेयरली ट्रांसमिट कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है अपना रिलीजन बाय एक्सपोजिशन ऑफ टेनेंस, मतलब पैसिवली वो जो है बता सकता है अपने रिलीजन के बारे में, स्प्रेड कर सकता है, बट वो एक्टिवली नहीं बोल सकता किसी भी पर्सन को यहाँ पे अपना रिलीजन जो है वो कन्वर्ट करने के लिए। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट बिजोई इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि कंपेलिंग अ स्टूडेंट जो बिलोंग करता है जेहोवा विटनेसेस से ज्वाइन करना जो सिंगिंग है नेशनल एंथम का डिस्पाइट जेन्युइन रिलीजियस ऑब्जेक्शन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा राइट जो गारंटी किया गया है आर्टिकल 19(1) क्लोज ए और आर्टिकल 25 क्लोज 1। कोर्ट हेल्ड करेगा व्हेन एवर नेशनल एंथम प्ले, कोर्ट ने हेल्ड किया जब भी नेशनल एंथम प्रे किया जाएगा तो वहाँ पे पीसफुली स्टैंड करना ज़रूरी नहीं है, उसको गाना जो है सिंग करना वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आ गया इसमें हमारे पास केस लो, दैट इज रेव स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो टर्म है हमारे पास टू प्रोपगेट
आर्टिकल 25 क्लोज 1 में, उसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास राइट है पर्सन्स के पास कन्वर्ट करने का किसी दूसरे पर्सन को अपने खुद के रिलीजन में। देयरफॉर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो कन्फर नहीं करता है किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट कन्वर्जन का, कन्वर्ट करने का दूसरे पर्सन को अपने रिलीजन में। यहाँ पे स्प्रेड किया जा सकता है आपका जो अपना रिलीजन है, आप पैसिवली स्प्रेड कर सकते हैं वर्ड्स की वो कितना अच्छा है, बाकी जो चॉइस है वो सामने वाले पर्सन की है। फर्स्ट आ गया हमारे पास ये केस लो। सेकंड है इसमें हमारे पास बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कंपेल करना एक स्टूडेंट को जो बिलोंग करता है जेहोवाज विटनेसेस कि वो ज्वाइन करे सिंग करने में नेशनल एंथम डिस्पाइट जो रिलीजियस ऑब्जेक्शंस हैं उसके अपने, वो कॉन्ट्रवीन करेगा, मतलब ये वायलेट करेगा जो राइट्स गारंटी किए गए हैं 19(1)(a) में और 25(1) में। तो यहाँ पे जो है कोर्ट ने हेल्ड किया कि सिंग करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्पेक्टफुली स्टैंड करते हैं तो जब भी नेशनल एंथम बजेगा तो आपको जो है रिस्पेक्टफुली स्टैंड करना है, वो सिंग करना आपकी कोई कंपल्शन नहीं है अगर आपका कोई ऐसा रिलीजियस बिलीफ हर्ट हो रहा है या कोई रिलीजियस ऑब्जेक्शन है। तो इसमें आ गया हमारे पास रेव स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1977 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया है टू प्रोपगेट का मतलब ये नहीं है कि राइट है कन्वर्ट करना किसी दूसरे पर्सन को अपने खुद के रिलीजन में। यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं है कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ को ये फंडामेंटल राइट नहीं देता है कन्वर्जन का। आप स्प्रेड कर सकते हैं अपना रिलीजन, लेकिन आप एक्टिवली किसी को फोर्स या कंपल्शन नहीं डाल सकते कन्वर्ट करने की। फिर आ गया बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कंपेल किया गया है एक स्टूडेंट को जो कि जेहोवाज विटनेसेस से बिलोंग करता है कि वो जो है उसको ज्वाइन किया जाए कि वो सिंग करे नेशनल एंथम। तो उनका जो रिलीजियस ऑब्जेक्शन थे तो ये कॉन्ट्रवीन करेगा आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 25(1) को। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि नेशनल एंथम के दौरान रिस्पेक्टफुली स्टैंड जो है वो करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, लेकिन जो आपको सिंग करना है या नहीं करना है वो जो है कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल 26 जो कि बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। यहाँ पे फ्रीडम दी गई है मैनेज करने की रिलीजियस अफेयर्स को। इसमें आ गया एप्लीकेबिलिटी, अप्लाई करता है हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को या किसी भी सेक्शन को। राइट सब्जेक्ट टू होंगे पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। फिर आ गया राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस आर्टिकल 26। रिलीजियस डिनोमिनेशन का पास राइट होगा टू इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना इंस्टीट्यूशन रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। मैनेज करेंगे अपने खुद के अफेयर्स रिलीजन के मामले में। ओन करेंगे, एक्वायर करेंगे प्रॉपर्टी, दोनों मूवेबल और इमूवेबल। एडमिनिस्टर करेंगे इस प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लिमिट्स क्या है राइट पे, रेगुलेट करेंगे इन राइट्स को इंश्योर करने के लिए स्टेट जो है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का एज पर लॉ। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 बात करता है यहाँ पे फ्रीडम है मैनेज करने की रिलीजियस अफेयर्स को, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। पहला आ गया यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी में आ गया हमारे पास ये हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को और हर एक सेक्शन पे जो है ये अप्लाई होगा। ये सब्जेक्ट टू होगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होंगी हमारी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये हमारी एक्सेप्शन होंगी। सेकंड आ गया इसमें हमारे पास राइट्स क्या होंगे रिलीजियस डिनोमिनेशन के। इसमें आ गया हमारे पास इस्टेब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को जो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए हैं। सेकंड आ गया यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपने खुद के अफेयर्स को। तीसरा आ गया हमारे पास ओन कर सकते हैं एंड एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, मूवेबल और इमूवेबल दोनों इंक्लूडेड है।
फोर्थ आ गया एडमिनिस्टर कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू लॉ। तीसरा आ गया यहाँ पे जो है इनकी एक्सेप्शंस क्या होंगी, 4 एक्सेप्शंस है हमारे पास। स्टेट जो है राइट को रेगुलेट कर सकता है या रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है पब्लिक ऑर्डर की, मोरालिटी की, हेल्थ की या फिर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर्टी का एज पर लॉ। तो इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल 26 जो कि बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, एप्लीकेबल किस पे, हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन पे और हर एक सेक्शन पे। एक्सेप्शन है हमारे पास पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। राइट क्या है रिलीजियस डिनोमिनेशन का, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस को, जो इंस्टीट्यूशंस को जो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए हैं। मैनेज कर सकते हैं अपने खुद के अफेयर्स रिलीजन के मामले में। ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल। एडमिनिस्टर कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लिमिट्स क्या है, स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकता है यहाँ पे राइट्स को इंश्योर करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को, मोरालिटी को, हेल्थ को, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर्टी उसको। कोर यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, आर्टिकल 26 इंश्योर करता है इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस ऑटोनॉमी, जबकि अलाउ करते हुए स्टेट रेगुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट और लॉफुल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो बेसिकली यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस ऑटोनॉमी दी गई है और उसके ऊपर स्टेट रेगुलेशन लगाया गया है। केस लॉ आ गया हमारे पास एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है रिलीजियस डिनोमिनेशन सेटिस्फाई करेंगे फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। पहला, ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए जिनका एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है जो वो रिगार्ड करते हैं कंड्यूसिव एज देयर स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। फिर आगे इनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक डेजिग्नेटेड होने चाहिए बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम। तो यहाँ पे बेसिकली केस लॉ आ गया हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आपको प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है, बट क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो है केस का नाम ध्यान रखिए और थोड़ा थोड़ा इसमें हेल्ड किया गया है वो कीवर्ड्स ध्यान रखें। तो हमारे पास एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 के केस में बताया गया है कि यहाँ पे रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो सेटिस्फाई करेंगे फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। पहला आ गया हमारे पास, ये होना चाहिए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ बिलीफ है, इन जिनको रिगार्ड करते हैं कि वो कंड्यूसिव है, ज़रूरी है उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास यहाँ पे इसका एक जो है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तीसरा आ गया हमारे पास, ये जो है डिज़ाइन किया जाएगा, एक डिस्टिंक्ट डिज़ाइन होना चाहिए बाय डिस्टिंक्टिव नेम, मतलब इनकी एक कम्युनिटी का जो है अपना नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे केस लॉ आ गया एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। यहाँ पे जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है सेटिस्फाई करेंगे फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए जिनका सिस्टम ऑफ बिलीव होगा जो कंड्यूसिव होगा उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होगी, फिर डिज़ाइन किया जाएगा डिस्टिंक्टिव नेम से। ये तीन जो है आपके रिक्वायरमेंट होंगे अगर आपको रिलीजियस डिनोमिनेशन की डेफिनेशन में आना है। आज जो है हम इतने ही सेक्शंस आर्टिकल्स जो है हम कवर करेंगे। यहाँ पे जो है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है पिन्ड कमेंट मिलेगा, उसमें आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सअप नंबर पे जो है आप कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं पीडीएफ से रिलेटेड। अभी जो है कॉन्स्टी की पीडीएफ्स ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन उसमें केस लॉज जो है मैं वो ऐड कर रही हूँ। इससे पहले हमने जितने भी आर्टिकल्स कवर किए हैं उसमें केस लॉज एडिड नहीं है लेक्चर्स में, लेकिन जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें मैं प्रॉपर जो है आपकी पीडीएफ आपको विद केस लॉज ही मिलेगी। तो जो है केस लॉज इसमें ऐड कर दिए जाएंगे एज़ पर स्टूडेंट की सजेशन की। जिसने भी सजेस्ट किया था या फीडबैक दिया था तो वो कमेंट डाउन कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई फीडबैक देना है लेक्चर से रिलेटेड कि क्या ऐड किया जाना चाहिए या किस फॉर्मेट में पढ़ाया जाना चाहिए, आप वो जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आपको पर्सनली बताना है आप व्हाट्सअप भी जो है कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट हो गई है, वो हमारी मेंबर्स के लिए है। इसमें हम अभी जो है BNSS के लेक्चर्स प्लस हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। इसमें आपकी दो तरीके की मेंबरशिप है, एक आपकी बेसिक है, एक आपकी एडवांस्ड है। बेसिक में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, एडवांस में आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस PDFs मिलेंगी।
तो अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है इस चैनल के साथ तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप नहीं मंथली सब्सक्रिप्शन या पेमेंट करना चाहते तो आप वन टाइम पेमेंट के लिए पीडीएफ्स भी ले सकते हैं। अगर आपको जो है पिछली आंसर राइटिंग्स जो हमने की हैं सीपीसी वगैरह की, आप वहाँ से जो है सैम्पल देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको पीडीएफ्स लेनी है तो आप वहाँ पे कमेंट जो है व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे बता सकते हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो इस चैनल पे कवर्ड हैं उनकी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं इससे रिलेटेड। बाकी जो है आज के लेक्चर में जो है हम इतना ही